नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के सम्मेलन और प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो अर्थ समिट, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, जैव विविधता सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, बासल सम्मेलन, सेंडाई फ्रेमवर्क, हालिया कॉप सम्मेलन, परीक्षा इम्पोर्टेंट तथ्य एवं और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, पर्यावरण के सम्मेलन और प्रोटोकॉल। हाँ, तो आज के स्टडी सेशन में हम सिर्फ रटने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरी कहानी को अच्छे से डिकोड करेंगे। बिल्कुल। चलो अब पहले पेज पर चलते हैं। हाँ, तो देखो इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें लकड़ी के एक खूबसूरत स्टैंड पर हमारी हरी भरी पृथ्वी रखी है अरे वाह, और उसके बगल में एक जज का हथौड़ा भी है। एकदम सही। ये दर्शाता है कि दुनिया पहली बार पर्यावरण के लिए न्याय और कानून की बात कर रही थी। क्या बात है। तो इस पेज की हेडिंग और सब हेडिंग है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 पर्यावरण पर दुनिया का पहला सबसे बड़ा कदम। बिल्कुल। और अगर इसके पॉइंट्स देखें तो पहला पॉइंट है एक, दोस्तों, इसे वैश्विक पर्यावरण के इतिहास का सबसे पहला और प्रमुख सम्मेलन माना जाता है। हाँ, और दूसरा पॉइंट है 2, इसका शानदार आयोजन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। और तीसरा पॉइंट काफी अहम है। 3, इस सम्मेलन के मुख्य थीम ह्यूमन एनवायरनमेंट रखी गई थी, जो काफी अहम है। सही बात है। और आखिरी पॉइंट है 4, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, पूछिए ना। उस समय भारत की ओर से प्रधानमंत्री स्तर पर इसमें भाग लेना इतना खास क्यों था? मतलब 1972 में तो हम खुद विकासशील थे। बहुत अच्छा डाउट है। देखो, उस समय विकासशील देशों के लिए पर्यावरण की बात करना बड़ी बात थी, पर भारत की तरफ से सीधे प्रधानमंत्री का जाना ये दिखाता है कि हमने शुरू से ही पर्यावरण को गंभीरता से लिया। अच्छा, समझ गई। और ध्यान दें, यहाँ नीचे रेड बॉक्स में लिखा है डैश परीक्षा के लिए याद रखें। इसी ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद यूएनईपी की स्थापना हुई थी। बिल्कुल, और ये तथ्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से नोट कर लें। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, देखो इस पेज पर एक प्राचीन दस्तावेज के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ बना है। अरे हाँ, और जिसकी पत्तियां हरे रत्नों की तरह चमक रही हैं। सही कहा। ये बताता है कि हमारा विकास सोने जैसा कीमती हो, लेकिन पर्यावरण की हरियाली भी बनी रहे। बहुत ही सुंदर मीनिंग है। तो हेडिंग है रियो अर्थ समिट 1992 डैश सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली गूंज। और इसका पहला बिंदु है 1, ये ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था। 2, यहीं पर दुनिया के सामने 21वीं सदी के लिए मशहूर एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल। 3, इस सम्मेलन ने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और 4, जलवायु परिवर्तन पर एक गंभीर और विस्तृत वैश्विक चर्चा की ये पहली बड़ी शुरुआत थी। लेकिन मुझे ये एजेंडा 21 में एक डाउट है। हाँ, बताइए क्या डाउट है? ये एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? अच्छा, इसका सीधा सा मतलब है 21वीं सदी के लिए बनाए गए लक्ष्य, यानी 21st सेंचुरी में हम पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, उसके लिए ये एजेंडा था। ओहो, अब समझी। और यहाँ रेड बॉक्स में है डैश सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। यूएनएफसीसी और सीबीडी दोनों का जन्म इसी रियो सम्मेलन से हुआ था। एकदम रट लेना चाहिए इसे, ये दोनों बहुत बड़े संगठन हैं। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस 3D विजुअल में अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे के ऊपर एक तराजू रखा है। अच्छा, और एक पलड़े पर धुआं उगलती फैक्ट्रियां हैं और दूसरे पर हरा भरा जंगल है। हाँ, ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को दर्शाता है। तो हमारी हेडिंग है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन डैश रियो की समीक्षा और गरीबी उन्मूलन पर जोर। और इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। हम्म पहला, यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था। हम्म दूसरा, इसका पूरा ध्यान मुख्य रूप से
सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने पर केंद्रित था। बिल्कुल। तीसरा, इस मंच पर 1992 के रियो सम्मेलन में लिए गए फैसलों की 10 साल बाद गहन समीक्षा की गई। और 4, यहाँ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गरीबी मिटाने के गहरे संबंध पर विशेष जोर दिया गया। एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछिए। गरीबी मिटाने का पर्यावरण से क्या सीधा संबंध है? देखो, जब इंसान बहुत गरीब होता है ना, तो वो जीने के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहता है। तो पर्यावरण बचाने के लिए पहले गरीबी दूर करना जरूरी है। 2002 है और स्थान यानी दक्षिण अफ्रीका सीधा पूछा जाता है। हाँ, रियो के ठीक 10 साल बाद। ये 10 साल का गैप याद रखना है सबको। सही है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पर जो 3D इमेज है, उसमें एक नीले रंग के ब्लूप्रिंट पर चमकता हुआ हरे रंग का 20 लिखा है। अरे हाँ, और साथ में पवन चक्कियां भी बनी हैं। बिल्कुल, ये भविष्य की ग्रीन प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है। तो हेडिंग है रियो+20 सम्मेलन डैश ग्रीन इकोनॉमी की तरफ दुनिया का नया कदम। इसके बिंदु देखते हैं। 1. रियो समिट के ठीक 20 साल बाद 2012 में इस विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2. यह एक बार फिर ब्राजील के उसी ऐतिहासिक रियो शहर में आयोजित हुआ था। 3. इस बार दुनिया के नेताओं ने ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस किया। और 4. इसी सम्मेलन के दौरान भविष्य के SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आधार तैयार हुआ। मेरा एक सवाल है, बताइए। क्या ग्रीन इकोनॉमी का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना है? नहीं नहीं, इसका मतलब है ऐसा व्यापार और विकास करना जिसमें क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हो, जैसे सोलर या विंड पावर, जिससे प्रदूषण ना हो। अच्छा, वो पवन चक्कियां इसीलिए थीं। तो एग्जाम अलॉट बॉक्स कह रहा है डैश इसी सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट नामक मशहूर दस्तावेज जारी हुआ था। एकदम सही। द फ्यूचर वी वांट, इस नाम को अच्छे से याद कर लें। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, देखो, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प 3D ऑब्जेक्ट है। डैश एक बर्फ के बड़े से चौकोर टुकड़े के अंदर एक थर्मोमीटर जमा हुआ है। अरे वाह, और बगल में एफिल टावर भी है। बिल्कुल, ये पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ते तापमान को फ्रीज करने या रोकने के लक्ष्य को दर्शाता है। बहुत ही क्रिएटिव है। तो हेडिंग है पेरिस समझौता 2015 डैश ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की ऐतिहासिक शपथ। और इसके पॉइंट्स हैं। 1. ये समझौता 2015 में आयोजित जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान सर्वसम्मति से हुआ था। 2. इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। हाँ, और 3. साथ ही ये कोशिश भी है कि आदर्श लक्ष्य को 1.5 डिग्री से तक ही सीमित रखा जाए। 4. इसके तहत सभी देश अपने अपने NDCs यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस खुद तय करते हैं। ये डाउट है मुझे कि हाँ, बोलिए। ये NDCs खुद तय करने का क्या मतलब है? मतलब कोई भी देश पर दबाव नहीं है। हर देश अपनी क्षमता के हिसाब से खुद बताएगा कि वो कितना प्रदूषण कम कर सकता है। ये वॉलंटरी है। अच्छा, ये बात है। और यहाँ रेड बॉक्स में है डैश परीक्षा में सीधा सवाल आता है। इसका वर्ष 2015 और तापमान का लक्ष्य 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री रट लें। हाँ, ये नंबर्स उंगलियों पर याद होने चाहिए। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर जो 3D इमेज है, उसमें एक फैक्ट्री है जिससे काला धुआं निकल रहा है। लेकिन उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का X लगा है। बिल्कुल, और साथ ही जापान का पारंपरिक तोरी गेट भी है। तो हमारी हेडिंग हुई क्योटो प्रोटोकॉल 1997 डैश ग्रीन हाउस गैसों पर पहली कानूनी लगाम। इसके बिंदु हैं। 1. यह मशहूर प्रोटोकॉल 1997 में जापान के सुंदर शहर क्योटो में अपनाया गया था। 2. ये सीधे तौर पर UNFCCC के अंतर्गत काम करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है। 3. इसमें विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का कड़ा लक्ष्य तय किया गया। और 4. इसका पूरा आधार केवल ग्रीन हाउस गैस यानी GHG के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। एक बात समझ नहीं आई। हाँ, क्या हुआ? सिर्फ विकसित देशों के लिए ही कड़ा लक्ष्य क्यों, बाकी देशों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो फैक्ट्रियां लगा लगा कर दुनिया को सबसे ज्यादा प्रदूषित विकसित देशों ने ही किया,
तो जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा बनती है। ओहो, सही कहा। और यहाँ रेड बॉक्स में रोचक तथ्य दिया है, डैश अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर तो किए थे, पर इसे अपने देश में लागू नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसे याद रखना चाहिए कि किस देश ने ऐसा किया था। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पृथ्वी के ऊपर एक चमकती हुई जादुई ढाल है जो सूरज की हानिकारक किरणों को रोक रही है। अरे हाँ, और नीचे कुछ एरोसॉल यानी सीएफसीज के डब्बे रखे हैं जिन पर लाल क्रॉस लगा है। एकदम सही। तो हेडिंग है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, दुनिया का सबसे सफल पर्यावरण समझौता। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 1, इस प्रोटोकॉल को खास तौर पर पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण हेतु बनाया गया था। 2, इसका मुख्य काम ओजोन को नष्ट करने वाली सीएफसीज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर नियंत्रण लगाना है। बिल्कुल। 3, यह ऐतिहासिक समझौता 1987 में हुआ और इसे बेहद सख्ती के साथ लागू किया गया। और 4, आज तक इसे वैश्विक इतिहास के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में गिना जाता है। इसे दुनिया का सबसे सफल समझौता क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि इसके लागू होने के बाद सच में ओजोन परत का जो छेद था ना, वो अब भर रहा है। मतलब इसने असल में काम किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम अलर्ट है, डैश ओजोन शरण से जुड़ा कोई भी प्रश्न आए तो उसका सीधा जवाब अक्सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल, ये ट्रिक एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत काम आती है। सही है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस 3D विजुअल में पुरानी किताबों और नक्शों के ऊपर एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है। जो O3 यानी ओजोन के प्रतीक पर फोकस कर रहा है और ऊपर एक तेज चमकता सूरज है। बिल्कुल सही पहचाना। हेडिंग है वियना कन्वेंशन 1985, डैश ओजोन परत को बचाने की पहली रूपरेखा। इसके बिंदु हैं। 1, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बड़ी पहल थी। 2, यह कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस खतरे पर खींचा। 3, यही वो कन्वेंशन है जिसने आगे चलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। और 4, इसका सीधा जुड़ाव सीएफसी गैसों के उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण लगाने से है। मेरा एक डाउट है यहाँ। हाँ, जरूर पूछें। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना सफल है तो हम वियना क्यों याद रखें? देखो, वियना में ना पहले रिसर्च हुई और फ्रेमवर्क बना। मतलब वियना ने रूपरेखा दी और मॉन्ट्रियल ने उस पर असली एक्शन लिया। अच्छा, मतलब नींव वियना ने रखी। तो यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स है, डैश एग्जाम में वियना कन्वेंशन को हमेशा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ जोड़कर पूछा जाता है। बिल्कुल, इन दोनों को हमेशा साथ में ही याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर एक चमकता हुआ पारदर्शी बॉक्स है जिस पर बायो हैजर्ड के खतरे का निशान है। और उसके अंदर एक डीएनए की संरचना सुरक्षित रखी गई है। एकदम सही। हेडिंग है कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000, डैश आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से जीवों की सुरक्षा। पॉइंट्स पढ़ते हैं। 1, यह प्रोटोकॉल सीधे तौर पर जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी के महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा है। 2, इसका काम जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड और एलएमओ जीवों के व्यापार पर नियंत्रण रखना है। 3, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता CBD यानी जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत ही काम करता है। और 4, इसे वर्ष 2000 में अपनाया गया ताकि आनुवंशिक रूप से बदले गए जीवों से प्रकृति को बचाया जा सके। एक बात बताइए। हाँ। ये LMO या GMO से प्रकृति को क्या खतरा हो सकता है? हाँ, मान लो लैब में कोई जीन बदलकर कोई जीव बनाया गया। अगर वो गलती से बाहर प्रकृति में जंगली जीवों के साथ मिल जाए तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है ना? अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। तो एग्जाम अलर्ट है, डैश कीवर्ड याद रखें। प्रतियोगी परीक्षा में बायोसेफ्टी या LMO दिखे तो उत्तर कार्टाजेना होगा। हाँ, ये बहुत ही सॉलिड कीवर्ड ट्रिक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ 3D विजुअल बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। एक तरफ मशीनी रोबोटिक हाथ है और दूसरी तरफ पत्तियों और टहनियों से बना प्रकृति का हाथ। अरे वाह, और दोनों एक तराजू के ऊपर हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रकृति और तकनीक के बीच मुनाफे के संतुलन को दिखाता है। हेडिंग है नगोया प्रोटोकॉल 2010, डैश प्राकृतिक संसाधनों के मुनाफे का न्याय संगत बंटवारा। इसके बिंदु हैं। 1, ये प्रोटोकॉल जैव विविधता से होने वाले लाभों की साझेदारी के नियम तय करता है। 2,
इसकी मूल थीम एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS है, जो काफी चर्चित है। 3. कार्टेजिना की तरह ये भी CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही एक अहम हिस्सा है। और 4. इसे 2010 में जापान के नगोया में अपनाया गया था। मुनाफे का बंटवारा, मतलब अगर किसी देश के पौधे से दवाई बनती है तो क्या उसे हिस्सा मिलेगा? एकदम सही पकड़े हैं। जो पारंपरिक ज्ञान है ना आदिवासियों या स्थानीय लोगों का, उसे सुरक्षित करने के लिए ही ये लाभ बांटने का नियम बना है। अच्छा, तो रेड बॉक्स में लिखा है डैश आनुवंशिक संसाधनों के लाभों के न्यायसंगत वितरण यानी बेनिफिट शेयरिंग पर आधारित सबसे अहम समझौता। बिल्कुल, ये बेनिफिट शेयरिंग शब्द बहुत जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर एक बहुत ही सुंदर कांच का ग्लोब यानी टेरेरियम है, जिस पर पीले रंग का रिबन बंधा है। और इसके अंदर एक पूरी छोटी सी दुनिया है डैश, जंगल, झरना और जानवर। हाँ, ये हमारी धरती की संपूर्ण जैव विविधता है। हेडिंग है जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD, धरती के हर जीव और वनस्पति के संरक्षण का मंच। पॉइंट्स देखें तो एक, इस बेहद अहम कन्वेंशन की शुरुआत 1992 के ऐतिहासिक रियो सम्मेलन से हुई थी। 2. इसका प्राथमिक लक्ष्य दुनिया भर की घटती जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है। 3. ये आनुवंशिक संसाधनों के सही उपयोग और उनसे होने वाले लाभों के वितरण को सुनिश्चित करता है। और 4. नागोया और कार्टाजेना दोनों ही प्रोटोकॉल इसी CBD के अंतर्गत आते हैं। मतलब रियो सम्मेलन एक पेड़ की तरह है और CBD, नागोया, कार्टाजेना उसकी शाखाएं हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया है, एकदम ऐसा ही है। तो यहाँ नीचे लिखा है डैश 1992 के रियो अर्थ समिट से पैदा हुए 3 मुख्य स्तंभों में से ये एक सबसे मजबूत स्तंभ है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे ही याद रखना है। आह, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, यहाँ एक शहर के ऊपर एक बड़ा सा पारदर्शी छाता खुला है। एक तरफ तेज सूरज की गर्मी है और दूसरी तरफ बिजली कड़क रही है, पर छाता शहर को बचा रहा है। सही कहा, ये जलवायु परिवर्तन से बचाव का प्रतीक है। हेडिंग है UNFCCC डैश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया का मुख्य हथियार। बिंदु हैं एक, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। 2. CBD की तरह ही इसका जन्म भी 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था। 3. दुनिया के सबसे मशहूर समझौते डैश क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट इसी के अंतर्गत आते हैं। 4. जलवायु प्रणाली में मानवीय दखलंदाजी को रोकना ही इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य है। एक डाउट है, हाँ जी, पूछिए। क्या UNFCCC कोई कानून बनाता है या सिर्फ मंच देता है? ये खुद कोई कानून नहीं बनाता, ये सिर्फ एक मंच या फ्रेमवर्क देता है जहां पेरिस एग्रीमेंट जैसी संधियां साइन होती हैं। समझ गई। तो रेड बॉक्स में है डैश हर साल जलवायु परिवर्तन पर जो प्रसिद्ध COP बैठकें होती हैं वे इसी UNFCCC द्वारा आयोजित होती हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस 3D विजुअल में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा तालाब या आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड का मॉडल है। अरे हाँ, जिसमें कमल खिले हैं, पानी है और लकड़ी का एक छोटा सा पुल है जिस पर 1971 लिखा है। एग्जैक्टली। तो हेडिंग है रामसर सम्मेलन 1971 डैश दुनिया भर की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स का रक्षक। पहला पॉइंट 1, ये कन्वेंशन विशेष रूप से आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए काम करता है। 2. इस पर 1971 में ईरान के खूबसूरत शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। 3. इसका मुख्य काम दलदली और नमी वाली जमीनों को विलुप्त होने से बचाना है। और 4. भारत में भी कई महत्वपूर्ण झीलें और वेटलैंड्स इस रामसर सूची का हिस्सा बन चुके हैं। दलदली जमीन को बचाना इतना जरूरी क्यों है? हाँ, क्योंकि ये वेटलैंड्स धरती की किडनी की तरह होते हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं और बाढ़ से बचाते हैं। अच्छा, तो परीक्षा अलर्ट बॉक्स कहता है डैश परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है रामसर स्थान कहाँ है? उत्तर ईरान। और ये वेटलैंड से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत सीधा और बार बार आने वाला सवाल है। चलो
अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ एक लकड़ी के बक्से के अंदर बाघ और हाथी के दांत रखे हैं। और उसके बाहर एक बड़ा लाल रंग का क्रॉस यानी निषेध का निशान लगा है। बिल्कुल, ये अवैध तस्करी पर रोक को दिखाता है। हेडिंग है CITES सम्मेलन 1973 डैश वन्य जीवों की तस्करी और व्यापार पर सख्त रोक। बिंदु हैं। 1. ये समझौता विलुप्त हो रहे जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। 2. इसका मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जंगली जानवरों के व्यापार को नियंत्रित करना है। 3. ये कन्वेंशन 1973 में अपनाया गया ताकि वाइल्डलाइफ ट्रेड को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। 4. यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार के कारण किसी जीव के अस्तित्व को खतरा ना हो। क्या साइट्स सभी जानवरों के व्यापार पे रोक लगाता है या सिर्फ कुछ खास? देखो, ये सभी जानवरों पर नहीं बल्कि उन जीवों पर फोकस करता है जो संकटग्रस्त हैं और इसकी सूची में शामिल हैं। ओहो, तो रेड बॉक्स में ध्यान दें। लिखा है डैश टाइगर यानी बाघ और एलिफेंट यानी हाथी के अवैध व्यापार से जुड़े प्रश्न साइट्स पर ही आधारित होते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर एक ग्लोब है जिसके चारों ओर चमकते हुए प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ रहे हैं। जो एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश जा रहे हैं ना। एकदम सही कहा आपने। हेडिंग है बॉन सम्मेलन 1979 डैश सरहदें पार करने वाले प्रवासी जीवों का साथी। इसके पॉइंट्स हैं 1. यह सम्मेलन विशेष रूप से प्रवासी जीवों यानी माइग्रेटरी स्पीशीज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 2. इस संधि पर जर्मनी के मशहूर शहर बॉन में हस्ताक्षर किए गए थे। 3. इसका लक्ष्य उन जानवरों और पक्षियों को बचाना है जो मौसम के साथ देश बदलते हैं। और 4. वर्ष 1979 इस कन्वेंशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है। अगर पक्षी खुद उड़कर जा रहे हैं तो हमें संधि की क्या जरूरत है? क्योंकि पक्षियों को दोनों देशों में सुरक्षित जगह चाहिए ना। अगर एक देश में जंगल कट गए तो वो बचेंगे कैसे? हाँ, ये तो है। तो यहाँ एग्जाम अलर्ट है। डैश एग्जाम में साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों पर आने वाले प्रश्न इसी से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम आए तो बॉन याद आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, यहाँ एक पीले रंग का बैरल है जिसमें से हरा रंग का जहरीला तरल यानी टॉक्सिक वेस्ट रिस रहा है। और उस कंटेनर को लोहे की मोटी जंजीरों और एक बड़े ताले से बांधा गया है। हाँ जी। हेडिंग है बासल सम्मेलन 1989 डैश खतरनाक कचरे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ताला। पहला पॉइंट है 1. यह कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट यानी हैजर्डस वेस्ट के नियंत्रण के लिए लाया गया था। 2. इसका मुख्य उद्देश्य इस कचरे को एक देश से दूसरे देश में ले जाने से रोकना है। 3. इसे 1989 में अपनाया गया ताकि विकसित देश अपना कचरा गरीब देशों में ना फेंक सकें। और 4. देशों के बीच इस प्रकार के हानिकारक कचरे के व्यापार पर यह सख्त पाबंदी लगाता है। क्या आज के समय में मोबाइल और लैपटॉप का कचरा भी इसमें आता है? अरे हाँ, बिल्कुल। आज के समय में ई वेस्ट इस कन्वेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही। रेड बॉक्स भी यही कह रहा है। डैश आजकल परीक्षाओं में इसे ई कचरे यानी ई वेस्ट के बढ़ते खतरे से जोड़कर बार-बार पूछा जाता है। एग्जाम से। हाँ, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज के 3D ऑब्जेक्ट में एक क्लिपबोर्ड है जिस पर हरे रंग का टिक है। और उसके बगल में खतरनाक केमिकल का बीकर और एक लाल स्टॉप बटन है। हाँ, बिल्कुल। हेडिंग है रॉटरडैम सम्मेलन 1998 डैश खतरनाक रसायनों के आयात निर्यात में सहमति। पॉइंट्स पढ़ते हैं। हाँ, यह समझौता मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायनों के नियंत्रण पर आधारित है। 2. इसका सबसे बड़ा सिद्धांत प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट यानी पूर्व सूचित सहमति है। 3. इसे 1998 में अपनाया गया ताकि देशों को केमिकल्स के व्यापार को रेगुलेट करने में मदद मिले। 4. बिना जानकारी के कोई देश दूसरे देश में जहरीले रसायन नहीं भेज सकता। ये पूर्व सूचित सहमति क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि रसायन भेजने से पहले पूरी जानकारी भेजनी होगी और जब सामने वाला देश सहमति देगा तभी शिपमेंट हो सकता है। अच्छा, ये बात है। तो यहाँ रेड बॉक्स में है डैश इस सम्मेलन को अक्सर बासल
और स्टॉकहोम सम्मेलनों के साथ मिलाकर त्रिमूर्ति के रूप में पूछा जाता है। हाँ, ये त्रिमूर्ति याद रखना बहुत जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ एक काले रंग की विषैली बूंद है जिस पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान है। और इसे जंजीरों से बांधा गया है और नीचे डीडीटी के डिब्बे पड़े हैं। बिल्कुल, हेडिंग है स्टॉकहोम सम्मेलन यानी पीओपीज डैश हमेशा बने रहने वाले जहरीले रसायनों का खात्मा। इसके बिंदु देखते हैं। 1. ये सम्मेलन उन जहरीले रसायनों पर नियंत्रण लगाता है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। 2. इन्हें पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी पीओपीज या डर्टी डजन भी कहा जाता है। 3. इस सूची में डीडीटी जैसे बेहद खतरनाक रसायन और कीटनाशक शामिल किए गए हैं। और 4. मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए इसे वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। इन रसायनों को हमेशा बने रहने वाले क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। ये पर्यावरण में और हमारी फूड चेन में जमा होते जाते हैं, जो बहुत खतरनाक हैं। ओहो, एग्जाम अलर्ट बॉक्स कह रहा है डैश टॉक्सिक पोल्यूशन और डीडीटी पर आधारित सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पीओपी सम्मेलन से आते हैं। एकदम सही। आहा, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस 3D विजुअल में एक पूरा शहर एक पारदर्शी सुरक्षा गुंबद यानी डोम के अंदर सुरक्षित है। जबकि नीचे की जमीन फटी हुई है और ज्वालामुखी या भूकंप जैसी आपदा दिख रही है। बिल्कुल। हेडिंग है सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 डैश प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने की रणनीति। पॉइंट 1, ये फ्रेमवर्क विशेष रूप से आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है। 2. इसका नाम जापान के सेंडाई शहर पर रखा गया है, जहां इसे अपनाया गया था। 3. दुनिया भर में डिजास्टर मैनेजमेंट की नीतियां आज इसी फ्रेमवर्क पर आधारित हैं। और 4. ये देशों को आपदाओं से पहले तैयारी करने और नुकसान को कम करने का रास्ता दिखाता है। क्या ये सिर्फ भूकंप के लिए है? नहीं, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी तरह की आपदाओं के लिए है, जिसका मेन फोकस पहले से तैयारी करने पर है। अच्छा, तो एग्जाम अलर्ट है डैश एग्जाम में इसकी कार्य अवधि अक्सर पूछी जाती है, जो कि 2015 से 2030 तक निर्धारित है। हाँ, ये टाइमलाइन रट लेनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही आधुनिक गोल आकार की कॉन्फ्रेंस टेबल है। उसके बीच में दुनिया का नक्शा है और चारों तरफ अलग-अलग देशों के झंडे लगे हैं। बिल्कुल, ये वैश्विक पंचायत का रूपक है। तो हेडिंग है हालिया कॉप सम्मेलन डैश जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत। पॉइंट 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी सीओपी यूएनएफसीसी के तहत होने वाली सबसे बड़ी वार्षिक जलवायु बैठक है। 2. कॉप 26 का महत्वपूर्ण आयोजन 2021 में ग्लासगो यूके में हुआ था। 3. इसके बाद कॉप 27 साल 2022 में मिस्र यानी इजिप्ट के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। और 4. और हाल ही में कॉप 28 का आयोजन 2023 में दुबई यूएई में शानदार तरीके से संपन्न हुआ। ये जो कॉप हर साल होता है, क्या हर बार नया नियम बनता है? ऐसा नहीं है। ज्यादातर इसमें पुरानी प्रोग्रेस की समीक्षा होती है और क्लाइमेट फाइनेंस जैसी चीजों पर फंड सिक्योर किए जाते हैं। समझ गई। नीचे रेड बॉक्स में है डैश पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों की समीक्षा और क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्न यहीं से आते हैं। एकदम सही। तो चलो अब अपने आखिरी पेज पर चलते हैं। इस आखिरी पेज पर एक बड़े से बैंक वॉल्ट यानी तिजोरी के ऊपर एक चमचमाती सोने की चाबी रखी है। अरे वाह! और उसके चारों ओर 5 सुनहरे सितारे हैं। बिल्कुल, यह चाबी सफलता की चाबी है। तो हेडिंग है परीक्षा के सुपर 5 वन लाइनर्स डैश एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए 5 अचूक तथ्य। मैं सवाल पूछती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल तैयार हूँ। 1. यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन से हुई? उत्तर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। 2. ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल जुड़ा है? उत्तर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। 3. जलवायु परिवर्तन पर मुख्य संस्था कौन सी है? इसका उत्तर हम पहले देख चुके हैं, वो है यूएनएफसीसी। 4. कार्बन उत्सर्जन में कटौती का पहला लक्ष्य कहाँ तय हुआ? उत्तर क्योटो प्रोटोकॉल 1997। और अंत में सबसे नीचे बड़ा सा रेड बॉक्स है डैश ग्लोबल तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सी तक रोकने का लक्ष्य। उत्तर ऐतिहासिक पेरिस समझौता 2015।
और ये 5 ऐसे सवाल हैं जो किसी भी एग्जाम में पक्का आते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल द स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।